हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोब्लूम विद शैलजा। आज हम क्लास 12th चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट्स की एनसीईआरटी समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो जो टॉपिक कवर करने हैं, सबसे पहले तो आता है फ्लावर, जिसमें हम फ्लावर के बारे में सारा समझेंगे, उसके ऑर्गन्स के बारे में अच्छे से समझेंगे। फिर आते हैं प्री फर्टिलाइजेशन, कि क्या क्या इवेंट्स होती हैं फर्टिलाइजेशन से पहले, क्या क्या स्ट्रक्चर्स हैं। नेक्स्ट है डबल फर्टिलाइजेशन। उसके बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन, की फर्टिलाइजेशन के बाद क्या क्या इवेंट्स होते हैं और क्या क्या स्ट्रक्चर्स डेवलप होते हैं। उसके बाद आता है एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रोनी। तो स्टार्ट करते हैं। आर वी नॉट लकी दैट प्लांट रिप्रोड्यूस सेक्शुअली? The myriad of flowers that we enjoy gazing at, the scents and the perfumes that are swoon over, the rich colors that attract us, they all are an aid to sexual reproduction. अब ये myriads of flowers क्या होता है कि छोटे छोटे फ्लावर्स इकट्ठे होकर एक ग्रुप, एक बंच टाइप क्रिएट कर लेते हैं, जो कि देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। सेंट्स, जो बहुत ही सुंदर फ्रेगनेंस आती है, नेचुरल फ्रेगनेंस आती है फ्लावर्स से, उनके सुंदर सुंदर कलर्स, ये सब क्या हैं? ये टूल्स हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। ये जो पॉलिनेटर है उसे अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ। और ऑब्वियसली फ्लावर्स हम लकी क्यों हैं? क्योंकि फ्लावर्स जो है वो हमारे भी बहुत चीज़ों में काम आते हैं और देखने में भी हमें बहुत अच्छे लगते हैं, ब्यूटी को इन्हांस करते हैं। फ्लावर्स डू नॉट एग्जिस्ट ओनली फॉर अस टू बी यूज फॉर आर ओन सेल्फिशनेस। अब फ्लावर सिर्फ हमारे लिए नहीं है, वो प्लांट की रिप्रोडक्शन में भी बहुत हेल्प करते हैं। ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स शो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। सारे के सारे फ्लावरिंग प्लांट्स विदाउट एनी एक्सेप्शन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं। पर अगर इसमें एक वर्ड ओनली ऐड कर दिया जाए कि ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स ओनली शो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, तो वो जो है स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगी, क्योंकि कुछ ऐसे फ्लावरिंग प्लांट्स भी हैं जो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के सिवाय भी और भी रिप्रोडक्शन के मेथड्स से रिप्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, स्टेम ऑफ रोज़। अब रोज़ की जो स्टेम होती है, अब ज़रूरी तो नहीं है वो सेक्शुअली रिप्रोडक्शन करके ही हो सके। हम क्या कर सकते हैं, रोज़ की स्टेम को कट करके भी अगर मिट्टी में गाड़ दें तो उससे भी एक न्यू प्लांट उगकर आ सकता है। यानी कि सिर्फ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन ही नहीं करता ये बाकी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी कर सकता है। तो अगर कहें कि फ्लावरिंग प्लांट्स में ओनली यही रिप्रोडक्शन होती है तो वो करेक्ट नहीं होगा। A look at the diversity of structure of inflorescence, flowers and the floral plants shows an amazing range of adaptation to ensure the formation of the end products of sexual reproduction. तो एंजियोस्पर्म्स जो हैं, यानी कि जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, काफ़ी अलग अलग तरीके से अडेप्ट करते हैं, काफ़ी अलग अलग वेरिएशंस लेके आते हैं अपने कलर्स में, ताकि फॉर्म कर सकें एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि है फ्रूट्स एंड सीड्स। अब इस चैप्टर में हम समझेंगे मॉर्फोलॉजी, स्ट्रक्चर और प्रोसेसेस क्या हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी कि एंजियोस्पर्म्स के। नेक्स्ट आता है फ्लावर। ह्यूमन बींग्स का जो रिलेशनशिप है फ्लावर्स के साथ, वो बहुत ही पुराने टाइम से चलता आ जा रहा है। फ्लावर्स एक ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि एस्थेटिक हैं, ऑर्नामेंटल हैं, सोशल, रिलीजियस, कल्चरल वैल्यू होल्ड करते हैं और एक सिंबल है कि कैसे एक ह्यूमन बीइंग अपनी इम्पॉर्टेंट फीलिंग्स सच एज लव, अफेक्शन, हैप्पीनेस, ग्रीफ या मोरिंग, ये सब एक्सप्रेस कर पाए। तो जो फ्लावर है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग वैल्यू होल्ड करता है हमारी सोसाइटी में। अगर आप नॉर्मली पूछें कि फ्लावर क्या है, तो फ्लावर एक कलरफुल अट्रैक्टिव पार्ट है एक प्लांट का। बट टू अ बॉटनिस्ट, फ्लावर्स जो है वो मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रोलॉजिकल मार्वल्स हैं एंड आर द साइट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब मॉर्फोलॉजिकली किस तरीके से, क्योंकि प्लांट ही जो है वो सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव सुंदर पार्ट होता है प्लांट का, जिसको देख करके पॉलिनेटर्स अट्रैक्ट होते हैं। एम्ब्रोलॉजिकली इस तरीके से कि जो जो भी
एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होती है वो फ्लावर के अंदर ही होती है। और साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे है, क्योंकि जितने भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऑर्गन्स हैं वो सारे फ्लावर में ही प्रेजेंट हैं। अब हम पार्ट ऑफ फ्लावर्स देखते हैं। तो अगर हम यहाँ से देखें, सबसे पहले आता है सेपल्स, उसके बाद आते हैं पेटल्स जो कि कलरफुल पार्ट है, उसके अंदर आते हैं एंड्रोशियम जो कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। एंड्रोशियम का अगर ऊपर वाला बल्ज्ड पार्ट देखें तो वो है एंथर, और नीचे ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है इसे कहते हैं फिलामेंट। उसके बाद आता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो कि है गाइनोशियम, ये रहा। उसका जो ऊपर वाला बेसल ब्रॉड पार्ट है इसे कहते हैं स्टिग्मा। ये जो लंबी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ये है स्टाइल, और ये जो बल्ज्ड पार्ट है अंदर ये है ओवरी, और इस ओवरी के अंदर होता है प्लेजेंटा। और ये जो ये सारा पार्ट है इसे हम कहते हैं नेक्टरी। क्योंकि इसके अंदर जो है नेक्टर प्रेजेंट होता है। तो ये था स्ट्रक्चर एक एलएस यानी कि लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ फ्लावर का। नेक्स्ट आ जाता है प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स। अब एक असली फ्लावर, एक एक्चुअल फ्लावर दिखने से पहले डिसीजन लिया जाता है प्लांट के द्वारा कि फ्लावरिंग होनी टेक प्लेस होएगी कि नहीं होएगी। इस फ्लावरिंग करने के लिए सेवरल हार्मोनल और स्ट्रक्चरल चेंजेस इनिशिएट कराए जाते हैं जो कि लीड करते हैं डिफरेंशिएशन और फर्दर डेवलपमेंट ऑफ फ्लोरल प्राइमोडियम। अब आपने प्लांट हार्मोन्स पढ़े होंगे। अब कौन से हार्मोन्स क्या क्या मतलब हार्मोनल चेंजेस आते हैं, तो इनिशिएट जो कराता है वो इथाइलिन इनिशिएट कराता है फ्लावरिंग को, और ऑक्सिन जो है वो प्रमोट कराता है फ्लावरिंग को। और स्ट्रक्चरल चेंजेस क्या आते हैं कि कार्लेक्स, करोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम जो कि पार्ट्स ऑफ फ्लावर हैं ये सब फॉर्म होने स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद इनफ्लोरेसेंस फॉर्म होता है जिसमें फ्लोरल बर्ड प्रेजेंट होता है, और फ्लोरल बर्ड से ही आगे फ्लावर बनता है। इन अ फ्लावर द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, एंड्रोशियम जो कि मेल है एंड गाइनोशियम जो कि फीमेल है, डिफ्रेंशिएट करते हैं, अलग अलग होते हैं और डेवलप करते हैं। यू वुड रिकलेक्ट द एंड्रोशियम कंसिस्ट ऑफ व्हर्ल ऑफ स्टेमन। काफ़ी सारे स्टेमन्स, जैसे कितने सारे स्टेमन्स होते हैं उन सबको एक कलेक्टिव टर्म में कहते हैं एंड्रोशियम, जो कि रिप्रेजेंट करता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को, और जो गाइनोशियम है वो रिप्रेजेंट करता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को, जो कि वो पिस्टल, ओवरी स्टाइल वो सारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। नेक्स्ट आ जाता है स्टेमन, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पोलन ग्रेन्स। दो पार्ट्स होते हैं एक टिपिकल स्टेमन के। एक लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं फिलामेंट, सो दिस इज फिलामेंट। और एक बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है जिसे कहते हैं एंथर। अब जो प्रॉक्सिमल एंड होता है फिलामेंट का, यानी कि जो नीचे वाला एंड होता है ये वाला, तो ये जो है अटैच्ड होता है थैलेमस या फिर पेटल ऑफ द फ्लावर के साथ। थैलेमस होता है जो बल्ज्ड पार्ट होता है ना फ्लावर का, जैसे ये सारा फ्लावर है आगे, ये जो मोटा बल्ज्ड पार्ट होता है इसे कहते हैं थैलेमस। तो जो प्रॉक्सिमल एंड है फिलामेंट का, जो नीचे वाला एंड है वो या तो थैलेमस के साथ अटैच होगा या पेटल्स के साथ, पेटल ऑफ द फ्लावर के साथ अटैच होगा। नॉर्मल कंडीशन में तो थैलेमस के साथ ही होगा, पर अगर पेटल के साथ होता है अटैच तो उसे कहते हैं एपीपेटैलिस कंडीशन। कितने नंबर है, कितने स्टेमन्स हैं और क्या लेंथ है स्टेमन की, ये वेरिएबल हो सकती है अकॉर्डिंग टू डिफरेंट स्पीशीज़। अगर आप अलग अलग स्पीशीज़ से अलग अलग स्टेमन्स के सैंपल्स इकट्ठे करोगे और देखोगे स्लाइड पे अरेंज करके, तो पता लगेगा कि काफ़ी लार्ज वेरिएशन है साइज़ में
एक स्टेमन के अंदर ही। केयरफुली ऑब्जर्वेशन की गई है ईच स्टेमन की अंडर द डाइसेक्टिंग माइक्रोस्कोप, जिससे कि पता लगा है कि काफ़ी वाइड रेंज है इन शेप ऑफ द स्टेमन्स। अगर कलेक्ट किए जाए स्टेमन फ्रॉम 10 फ्लावर्स जो कि अलग अलग स्पीशीज़ के हों और उन्हें एक स्लाइड में अरेंज करके देखें तो काफ़ी लार्ज वेरिएशन इन साइज़ जो है दिखेगी। अब एंथर का स्ट्रक्चर समझें एक एंजियोस्पर्म में। तो एंथर जो होता है वो बाई लोब्ड होता है, यानी कि उसमें 2 लोब्स प्रेजेंट होती है। ये रही लोब नंबर 1, ये रही लोब नंबर 2। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर, ये फिलामेंट आती है। ये लोब नंबर 1 हो गई, ये लोब नंबर 2 हो गई। ईच लोब हैविंग 2 थीका, दोनों लोब्स में 2 थीकास प्रेजेंट होंगी। अगर हम इसका जब ट्रांसवर्स सेक्शन कट करेंगे तो हमको देखने में क्या मिलेगा कि ईच लोब में 2 थीकाज हैं। ये रही थीका नंबर 1, थीका नंबर 2। लोब 1 में 2 थीकाज हो गई, ये रही 1, ये रही 2। लोब 2 में भी 2 थीकाज हो गई, इसलिए इसे कहते हैं डाइथिकस। ऑफ्टन अ लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव रन्स लेंथवाइज सेपरेटिंग द थीका। 2 थीकास को सेपरेट करती है एक लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव। ये रही है वो लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव। ये रही नंबर 1 थीका, ये रही नंबर 2 थीका, इन दोनों को सेपरेट कर रही है ये लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव। आगे वेरियस टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ बताए गए हैं। अगर ट्रांसफर सेक्शन लें तो उसमें किस तरीके से टिश्यूज़ अरेंज होंगे। द एंथर इज़ अ 4 साइडेड टेट्रागोनल स्ट्रक्चर। 4 साइडेड किस तरीके से, जैसे इसको अगर मैं बड़ा करके दिखाऊं तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा। ये बन गई दोनों लोब्स। ये आ गई लोब नंबर 1 का पहला थीका, ये दूसरा थीका, ये लोब नंबर 2 का फर्स्ट थीका, ये सेकंड थीका। अब अगर हम पूरे एंथर का स्ट्रक्चर देखें तो ये एक 4 साइडेड टेट्रागोनल शेप बनाता है। ये थोड़ा इस तरीके से आना था, ऐसे करके इस तरीके से। तो ये इस तरीके से 4 साइडेड टेट्रागोनल शेप बना रहा है, कंसिस्टिंग ऑफ 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। इन्हें हम कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया। ये क्योंकि इनमें इनमें माइक्रोस्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इनको माइक्रोस्पोरेंजिया या माइक्रोस्पोरेंजियम कहा जाता है। अब माइक्रोस्पोरेंजिया आगे चलकर बना लेता है पोलन सैक, जो कि लॉन्गिट्यूडनली एक्सटेंड करता है पूरे एंथर के लेंथ में। यानी कि अगर हम इसको देखेंगे, इसका तो ये ट्रांसफर सेक्शन ले रखा है, तो यहाँ तक पूरा पूरा का पूरा एंथर जो है पोलन ग्रेन्स के साथ फिल्ड होगा। ये सारा एंथर फिल्ड होगा पोलन ग्रेन्स के साथ। अब इससे ये पता चलता है कि जब तो एंथर है यंग है तो उसके कंपार्टमेंट्स में स्पोरोजीनस सेल्स होंगे, स्पोरोजीनस सेल्स प्रेजेंट होंगे, और तब उसको कहेंगे थीका। उसके बाद लेटर जो वो माइक्रोस्पोर्स कैरी करेगा तो उसे कह देंगे माइक्रोस्पोरेंजियम। और उसके बाद जब आगे चलकर माइक्रोस्पोरेंजियम से पोलन ग्रेन्स डेवलप होएंगी तो तब हम उसे कह देंगे पोलन सैक। यानी कि जो भी उसके अंदर चीज़ है, जो भी उसके अंदर सब्सटेंस है, उसके अकॉर्डिंग ही उसका नाम चेंज होता जाएगा। पहले इन दो लोब्स को, इन दो को कहा हमने, लोब्स को नहीं, इन 2 कंपार्टमेंट्स को कहा हमने थीका, जब उनके अंदर स्पोरोजिनस सेल्स थे। फिर लेटर जब स्पोरोजिनस सेल्स से माइक्रोस्पोर डेवलप हुए तो उसे हमने कह दिया माइक्रोस्पोरेंजिया। आगे फर्दर डेवलपमेंट से जब पोलन ग्रेन्स डेवलप हो गए तो उसको हमने कह दिया पोलन सैक। नेक्स्ट आ जाता है माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर। जब स्पोरोजिनस सेल्स से
फर्दर डेवलपमेंट से माइक्रोस्पोर्स बने तो उसको जो वो जिस कंपार्टमेंट में प्रेजेंट होंगे उसका नाम थीका से क्या बन गया, माइक्रोस्पोरेंजियम बन गया। ट्रांसफर सेक्शन लिया जाए अगर एक टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम का, तो ये सर्कुलर आउटलाइन मिलती है, इस तरीके का सर्कुलर होता है जिसमें कि 4 वॉल्स होती हैं लेयर की। सबसे आउटर आती है एपिडर्मिस, फिर एंडोथिकम, फिर मिडल लेयर, फिर टपेटम। जो बाहर वाली 3 लेयर्स होती हैं एपिडर्मिस, एंडोथिकम एंड मिडल लेयर्स, ये जो फंक्शन परफॉर्म करती है वो है प्रोटेक्शन और हेल्प करती हैं डाइसेंस ऑफ द एंथर टू रिलीज द पोलन। डाइसेंस होता है फटना, एंथर का फटना, ताकि पोलन जो है वो रिलीज हो सके। जो इनर मोस्ट वॉल होती है वो होती है टपेटम, और ये क्या करती है, नरिश करती है डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स को, यानी कि उन्हें नरिशमेंट प्रोवाइड करती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, ताकि पोलन ग्रेन्स जो हैं वो अच्छे से डेवलप हो सकें। जो टपेटम के सेल्स होते हैं उनका साइटोप्लाज्म बहुत ही डेंस होता है और एक से ज़्यादा न्यूक्लियस उसमें प्रेजेंट होता है, यानी कि एक न्यूक्लियस नहीं और भी ज़्यादा न्यूक्लियस हो सकते हैं, और काफ़ी इस तरीके से डेंस जो है साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म उसमें होता है। वही बात जो ऊपर समझा दी थी कि एंथर जब यंग होता है तो कम्पैक्टली अरेंज्ड होमोजीनस यानी कि सेम सेल्स, जिनको हम कहते हैं स्पोरोजीनस टिश्यूज़, ये सेंटर में प्रेजेंट होते हैं, ऑक्यूपाई करते हैं सेंटर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। यही आगे स्पोरोजीनस टिश्यू फर्दर डेवलपमेंट से माइक्रोस्पोर्स बना देते हैं। अब आ जाता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में क्या होता है, इसे स्टार्ट करने से पहले एक बार लेयर्स देख लेते हैं, अगले पेज पे दी हुई हैं। आउटर मोस्ट आ गई एपिडर्मिस, उससे अंदर आ गई एंडोथीकम। अब जो मिडल लेयर होती है, ये दोनों 1 1 ही होती हैं। जो मिडल लेयर होती है वो 1 से 3 लेयर्स हो सकती हैं। तो यहाँ पर कितनी दे रखी है, यहाँ पे 2 लेयर्स दे रखी है मिडल लेयर की। उसके बाद आता है टपेटम, और अगर ये नोटिस करें कि टपेटम में देखा जाए तो यहाँ पे बहुत ही डेंस साइटोप्लाज्म, यहाँ छोटे छोटे डॉट्स बना के दिखाए हैं, इसका साइटोप्लाज्म काफ़ी डेंस होता है। और बाकियों से थोड़ा डिफ्रेंसिएशन के लिए इसमें एक न्यूक्लियस दिखा दिया गया, बाकी सब में भी एक एक न्यूक्लियस तो है ही, पर थोड़े डिफ्रेंसिएशन के लिए यहाँ पर न्यूक्लियस दिखा दिया। न्यूक्लियस एक नहीं, एक से ज़्यादा होंगे। और उसके अंदर आ जाते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। अब माइक्रोस्पोर मदर सेल्स क्या है वो भी समझते हैं। जब एंथर डेवलप करता है तो सेल्स जो हैं स्पोरोजिनस टिश्यू के, उनमें मियोसिस होती है, यानी कि माइटोटिक डिवीजन, वो मियोटिक डिवीजन वो करते हैं और फॉर्म कर लेते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। अब माइक्रोस्पोर टेट्राड ऐसे कि चार बना लिए इन्होंने, माइक्रोस्पोर टेट्राड बन गया यहाँ पर। और इनके ऊपर ये ना एक कैलोज ग्लू कर कर के ऊपर एक इनके लेयर जो है वो डिपॉजिट हो जाती है, जो कि फर्दर जब ये डिहाइड्रेट करता है तो वो निकल भी जाती है। हर एक स्पोरोजीनस टिश्यू जो है वो कैपेबल है टू गिव राइज टू अ माइक्रोस्पोर टेट्राड, यानी कि एक ऐसे कितने सारे स्पोरोजीनस टिश्यूज़ हैं वो सारे के सारे कैपेबल हैं ताकि वो एक टेट्राड को बना सकें। अब हर एक जो है वो पोटेंशियल पोलन है या फिर उन्हें कहते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल, यानी कि इनमें से सपोज कर लो कि ये इतने सारे, इनमें से एक जो है आगे 4 टेट्राड्स को डेवलप कर रहा है, तो ये जो हो गया ये हो गया माइक्रोस्पोर मदर सेल या फिर पोलन मदर सेल। थ्रू मियोसिस ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस करते हैं। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मतलब वो प्रोसेस जिससे माइक्रोस्पोर्स बनते हैं। माइक्रोस्पोर्स जब बनते हैं तो वो क्लस्टर ऑफ 4 सेल्स में बनते हैं, यानी कि माइक्रोस्पोर टेट्राड में बनते हैं। ये हो गए 1 2 3 एंड 4, दिस इज माइक्रोस्पोर टेट्राड। और इनके अराउंड एक कैलोज ग्लू भी जो है प्रेजेंट होती है, ये टपेटम ने इसे क्रिएट कराई होती है। जैसे ही एंथर मेच्योर होता है और वो डिहाइड्रेट होता है, जब डिहाइड्रेट होता है तो वो जो ग्लू भी है वो भी ब्रेक हो जाती है,
और फर्दर ये डेवलप करता है इनटू पोलन ग्रेन्स। अब जो ग्लू है उसने टेट्राड को चिपका के रखा था। अब ये ग्लू है, इसने टेट्राड को चिपका के रखा था। जैसे ही डिहाइड्रेट हुआ ये ग्लू भी हट गई, तो ये सारे के सारे फ्री हो गए, तो फर्दर ये पोलन ग्रेन्स बन गए। एक माइक्रोस्पोर एंजियम के अंदर सेवरल थाउजेंड माइक्रोस्पोर्स यानी कि पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट हो सकती हैं, जो कि रिलीज होती हैं बाय द डायसेंस ऑफ एंथर। अब पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर क्या है? पोलन ग्रेन क्या है? पोलन ग्रेन रिप्रेजेंट करती है मेल गैमेटोफाइट को, गैमेट नहीं गैमेटोफाइट को करती है। तो आपने देखा होगा कि जो हिबिस्कस के एंथर्स होते हैं ये बाहरी विजिबल होते हैं काफ़ी अच्छे तरीके से। तो अगर आप इन्हें टच करो तो एक डिपोजिशन हो जाएगी आपके हैंड में कि येलोइश पाउडर की, वो होते हैं उसके पोलन ग्रेन्स। इन पे थोड़ा पानी डाल के इनको ग्लास स्लाइड में डाला जाए और ऑब्जर्व किया जाए अंडर माइक्रोस्कोप, तो काफ़ी वैरायटी ऑफ शेप, साइज़ और कलर्स मिलेंगे अगर पोलन ग्रेन्स डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज़ की हम देखेंगे। तो पोलन ग्रेन्स जो होते हैं जर्नी स्फेरिकल होते हैं, 25 to 50 माइक्रोमीटर्स का इनका डायमीटर होता है और उनमें 2 लेयर्स दिखती हैं। पहली जो होती है बाहर वाली हार्ड आउटर लेयर एक्साइन, जो कि बनी होती है स्पोरोपोलेनिन की। ये स्पोरोपोलेनिन जो है वो टपेटम ही सेक्रीट कराता है, जो कि वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मैटर है, यानी कि जल्दी डिके वगैरह नहीं करता, बहुत ही ज़्यादा रेजिस्टेंट है। ये हाई से हाई टेम्परेचर और स्ट्रॉन्ग एसिड्स यानी और अल्कली इन्वायरमेंट में भी आराम से सरवाइव कर सकता है। ना ही इसे कोई एंजाइम डिग्रेड कर सकता है। पोलन ग्रेन एक्साइन हैज़ प्रोमिनेंट अपर्चर कॉल्ड एज जर्म पोर। इसके अंदर अब देखो ये गैमेटोफाइट है पोलन ग्रेन जो है, और इसके अंदर जो मेल गैमेट है, अब बाहर की लेयर अगर इतनी हार्ड होएगी तो यानी कि बाहर से अंदर तो कुछ आ नहीं सकता, तो इट मीन्स अंदर से भी तो बाहर कुछ जा नहीं सकता। तो अगर गैमेटोफाइट में से गैमेट को फर्टिलाइजेशन कब होएगी? अगर गैमेट बाहर निकल के जाएगा, तो अगर गैमेट को बाहर निकलने को जगह नहीं मिलेगी तो फर्टिलाइजेशन तो हो ही नहीं पाएगी। तो इसके अंदर एक स्मॉल अपर्चर होता है, ये पूरी एक्साइन की लेयर है, इसके बीच एक छोटा सा अपर्चर है जिसे हम कहते हैं जर्म पोर। ये पोर हो गई जर्म पोर, जहाँ पे स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट होता है, यानी कि बाकी सारा हार्ड रेजिस्टेंट लेयर है, यहाँ पे एक छोटा सा अपर्चर है जिसमें जर्म लेयर स्पोरोपोलिनिन जो है वो एब्सेंट है, और इसे हम कहते हैं जर्म पोर। यहाँ से ही जो है मेल गैमेट बाहर निकलता है। पोलन ग्रेन्स जो है काफ़ी अच्छे से प्रिजर्व्ड कर सकते हैं एज फॉसिल्स, क्योंकि इसमें स्पोरोपोलिनिन प्रेजेंट होता है, तो ये जल्दी डिके तो करता नहीं है, तो इसे काफ़ी अच्छे से आप रख सकते हो फॉर फॉसिल्स। एक्साइन एग्जिबिट्स अ फैसिनेटिंग एरेज ऑफ पैटर्न्स एंड डिज़ाइंस। अलग अलग पैटर्न्स और डिज़ाइंस हो सकती हैं, जैसे किसी का ये है, बाहर से बहुत ही अलग अलग पैटर्न्स, अलग अलग डिज़ाइंस इसके देखने को मिलती है, काफ़ी वैरायटी है। अंदर वाली वॉल को कहते हैं इंटाइन। ये थिन और एक कॉन्टीन्यूस लेयर है, यानी कि पूरे के पूरे पोलन ग्रेन में ये कॉन्टीन्यूस है, मेडअप ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन। इसको सेलुलोज और पेक्टिन से ये बनी होती है। साइटोप्लाज्म जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सराउंडेड है। मैच्योर पोलन ग्रेन में 2 सेल्स आते हैं, वेजिटेटिव और जेनरेटिव सेल। ये रहा बड़ा वाला ऊपर का वेजिटेटिव, नीचे का बोट लाइक नीचे से होगा वो जेनरेटिव। वेजिटेटिव सेल जो होता है बड़ा होता है, अबंडेंट होता है, काफ़ी सारा फूड रिजर्व में, इरेगुलर शेप्ड न्यूक्लियस होता है उसका। वहीं जो जेनरेटिव सेल है वो स्मॉल होता है और फ्लोट करता रहता है साइटोप्लाज्म में। अब जब मेल गैमेट निकलेगा तो ये फीमेल ये है, तो यहाँ जब स्टिग्मा पे लैंड करेगा तो स्टाइल से ट्रैवल करते करते जब ये यहाँ तक पहुँचेगा, तो इस पूरे ड्यूरेशन में इसको खाने पीने को भी तो मटेरियल चाहिए, इसलिए वेजिटेटिव सेल जो है वो बड़ा है और उसमें फूड रिजर्व्स होते हैं जो कि नरिशमेंट प्रोवाइड करेंगे। वेजिटेटिव सेल जो है इट इज़
सॉरी, जो जनरेटिव सेल है ये स्पिंडल शेप है, डेंस साइटोप्लाज्म है इसका, और न्यूक्लियस है। ओवर 60% ऑफ एंजियोस्पर्म्स जो हैं उनमें पोलन ग्रेन्स जो है 2 सेल्ड स्टेज में ही शेड हो जाते हैं। रिमेनिंग स्पीशीज़ में क्या होते हैं कि जो पोलन ग्रेन्स है वो पहले ही दो मेल गैमेट्स में डिवाइड कर जाते हैं माइटोटिकली बिफोर द शेडिंग ऑफ पोलन ग्रेन्स। तो 60% एंजियोस्पर्म्स में क्या होता है, इसी तरीके से 2 सेल स्टेज में ही पोलन ग्रेन जो है वो शेड होते हैं। बट रिमेनिंग 40% में क्या हो जाता है कि जो गैमेट्स बनने हैं, जो आगे चल के बनते हैं, वो पहले ही मेल गैमेट्स बन जाते हैं बिफोर द पोलन ग्रेन इज शेड, तो वो 3 सेल स्टेज में आ जाते हैं। पोलन ग्रेन्स काफ़ी सारी स्पीशीज़ की काफ़ी सारी सिवियर एलर्जीज़ कर देती हैं, जैसे कि ब्रैंकियल एफ्लिक्शंस, जो कि लीड कर जाती है काफ़ी ज़्यादा क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर सच एज एस्मा, ब्रोंकिराइटिस एक्सेट्रा। नेक्स्ट आ जाता है कि पैरेथिनियम और कैरेट ग्रास जो है इंडिया में आई थी विद कंटेमिनेटेड इंपोर्टेड वीट। इंग्लैंड से जो वीट इंपोर्ट की गई थी उसमें उन्होंने पैरेथिनियम यानी कि कैरेट ग्रास डाल दी थी, जो कि बहुत बढ़ गई थी अक्रेंस में, और उसने काफ़ी सारी पोलन एनर्जीज करवा दी थी। पोलन ग्रेन्स जो है वो रिच है न्यूट्रिएंट। ये एक फैशन ही बन गया है कि पोलन ग्रेन्स जो है एज अ टैबलेट्स या एज फूड सप्लीमेंट्स यूज़ होने लग पड़े हैं। वेस्टर्न कंट्रीज़ में काफ़ी ज़्यादा लार्ज अमाउंट में पोलन प्रोडक्ट्स जो हैं इन फॉर्म ऑफ टैबलेट्स या सिरप्स जो हैं अवेलेबल है मार्केट में। पोलन कंजप्शन जो है वो ये क्लेम किया गया है कि जो पोलन कंजप्शन जो है वो इंक्रीज़ करती है एथलीट्स की परफॉर्मेंस और रेस हॉर्सेस। ये कुछ पोलन प्रोडक्ट्स की दिखाई गई हैं कि इंग्लैंड की ये टैबलेट्स हैं जो पोलन सप्लीमेंट्स के फॉर्म में लोग लेते हैं। तो अब जो पोलन है कब तक एक फीमेल को फर्टिलाइज कर सकता है? तो अब जो पोलन है उसके अंदर एक फर्टिलाइजेशन की कोई टाइम लिमिट भी तो होगी, टाइम लिमिट की, इतनी देर तक ही फर्टाइल है, उसके बाद ये फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकता। तो अगर वंस पोलन जो है शेड हो जाता है तो ज़रूरी है कि वो लैंड करे स्टिग्मा पे बिफोर वो अपनी वाइबिलिटी लूज़ कर दे। वाइबिलिटी एक टाइम स्पैन है जब तक वो फर्टिलाइज कर सकता है स्टिग्मा को, अदरवाइज़ उसके बाद जब भी वो लैंड करेगा स्टिग्मा पे, अगर उसकी वाइबिलिटी फिनिश हो चुकी है तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगी। पोलन ग्रेन जो है कब तक वाइबल है ये काफ़ी वेरिएबल है अलग अलग स्पीशीज़ के लिए। ये डिपेंड करता है कि क्या टेम्परेचर है, क्या ह्यूमिडिटी है। कुछ सीरियल्स जैसे कि वीट पोलन राइस और वीट की जो पोलन ग्रेन्स हैं वो विद इन 30 मिनट्स ही आफ्टर द रिलीजमेंट आफ्टर द एंथर डाइसेंस 30 मिनट के अंदर अंदर अपनी वाइबिलिटी लूज़ कर जाते हैं। अगर तब तक वो किसी स्टिग्मा पे लैंड करेंगे तो फर्टिलाइजेशन कॉज कर सकते हैं, अदरवाइज़ उसके बाद उनकी वाइबिलिटी फिनिश हो जाती है। कुछ मेंबर रोजिएसी के, ल्यूमिनेसी के और सोलेनेसी के, इनकी वाइबिलिटी जो है काफ़ी महीनों तक चलती है। जैसे हमने सुना है कि स्टोरिंग ऑफ सीमेन या स्पर्म्स ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स फॉर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, स्टोर किया जाता है स्पर्म्स को या सीमेन को एनिमल्स के या ह्यूमन बींग्स के भी फॉर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। सिमिलरली पोलन ग्रेन्स को भी स्टोर करना पॉसिबल है। अब इसे स्टोर कैसे कर सकते हैं? इसको स्टोर किया जाता है लिक्विड नाइट्रोजन पे, जो कि -196 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, और इन्हें स्टोर करके रखा जाता है और यूज़ किया जाता है एज पोलन बैंक्स। सिमिलरली जैसे सीड बैंक बनाते हैं उसी तरीके से। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। नेक्स्ट हम अगले पार्ट में कवर करेंगे। टिल देन स्टे ट्यून टू बायो ब्लूम विद शैलजा। लाइक एंड सब्सक्राइब।